हेलो स्टूडेंट, मैं पप्पू कुमार आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीके केमिस्ट्री ऐप पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास केमिस्ट्री, जिसको हम बिल्कुल डीप से क्लासरूम की तरह डिस्कस करेंगे। आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि हम इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं। आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा जैसे हम किसी क्लासरूम में किसी टीचर के सामने पढ़ रहे हैं। हम यहाँ जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं वो है विलियन। सेकंड चैप्टर है आपके 12th क्लास का, जिसमें हमने विलियन के बारे में हमने स्टडी की। उसके बाद हम विलियन की सांद्रता और फिर नेक्स्ट टॉपिक चल रहा हमारा विलेयता। विलेयता के अंदर हमने उसकी परिभाषा देख ली है। इसके अलावा ठोसों की द्रव्य विलेयता देख ली। नेक्स्ट टॉपिक आपका है गैसों की द्रव्य विलेयता, जिसे हम अवशोषण गुणांक भी कहते हैं। अब देखो यहाँ से इसमें सेम वैसे ही जैसे हमने ठोसों की द्रव्य विलेयता के लिए देखा था, सेम वैसे ही होगा कि गैसों की द्रव्य विलेयता। अब देखो जब गैस आ जाता है तो वहां पे दाब हमेशा काम करता है। तो यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वो होगा कि नियत ताप। पहले बता रखा है कि ताप हमेशा क्या रहेगा, नियत ताप एवं 1 atm दाब, यानी कि 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई एनटीपी पर गैस की मात्रा उस विलयन का अवशोषण गुणांक कहलाती है। इसको हम दूसरी परिभाषा में हम क्या कह सकते हैं, किसी गैस की ml में वह मात्रा जो 1 सेंटीमीटर क्यूब विलायक में घुली हुई हो, उसे उस गैस का अवशोषण गुणांक या विलयन का अवशोषण गुणांक कहते हैं। याद रखना कि जैसे हम ठोस में ये देखा था कि ठोसों की द्रव्य विलेयता के बारे में परिभाषा क्या लिखी थी कि ठोसों की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो। सेम वैसे यहाँ पे क्या रहेगा, गैस है, गैस के लिए दाब हमेशा काम करता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि सामान्य ताप व दाब पर। कि नियत ताप 1 atm दाब पर किसी विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की जो मात्रा होगी उसे हम क्या कहते हैं, उस विलयन का अवशोषण गुणांक। और उसी को हम दूसरी परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर विलायक में घुली हुई ml में गैस की मात्रा उस विलयन के अवशोषण गुणांक कहलाती है। हो गया इतना ही। उसके बाद में आता है इनको प्रभावित करने वाले कारक। सेम जैसे हमने लिया था, फर्स्ट आता है इसमें विलायक की छोड़ो, यहाँ से हम ये ले सकते हैं विलायक की प्रकृति ले लो। तो यहाँ से विलायक की प्रकृति ले लेते हैं, विलायक की प्रकृति। और विलायक की प्रकृति के लिए वही है, समान को बोलता है। तो आ जाएगा कि ध्रुवीय गैसें ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैसें कार्बनिक विलायकों में विलयशील होती है या घुलनशील होती है। जाएगा इसमें ले सकते हैं जैसे एग्जांपल HCl, NH3, और इसके लिए जाएगा H2, O2, N2 वगैरह ही हो जाएगा। फिर बात करते हैं दूसरा, गैस की प्रकृति। देखो गैस की प्रकृति के लिए क्या होगा कि जो गैसें विलायक से क्रिया करती है, विलायक से क्रिया या आयनित होती है, वे अधिक विलयशील होती है, अधिक घुलनशील
होती है, अधिक विलयशील होती है। जैसे एग्जांपल है HCl CO2SO2, HCl CO2SO2, ये तो क्या होगी, क्रिया करती है। और आयनित कौन सी हो जाएगी, आयनित के लिए हम यूज कर सकते हैं फॉर अमोनिया ले लेते हैं, अमोनिया, ये तो क्या होती है, क्रिया करती है। जबकि HCl है, HBr है, ये क्या करती है, वहां पे आयनित होती है। देखो यहाँ से NH3 है, जल के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, हो गई। CO2 है, जब ये जल से क्रिया करती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है H2CO3, जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड। SO2 है, वो जल से क्रिया करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2SO3, जिसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरसम, सल्फ्यूरसम। ऐसे ही HCl है, वो आयनित कैसे होती है, जैसे हम HCl को जल में घोलते हैं, ये H+ आती है और ये हाइड्रोनियम आयन और Cl- आयन में आयनित हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि जो गैसें विलायक से क्रिया करके आयनित होती है या उससे क्रिया करके दूसरे कंपाउंड में बदल जाती है, वे अधिक विलयशील होती है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ से कि जो किसी के साथ जो गैस है जल के साथ क्रिया नहीं करती, वे गैसें जल में विलयशील होती है। जैसे N2, O2, H2, ये गैसें हैं, कोई क्रिया नहीं करती, कोई क्रिया कर नहीं करती, तो ये क्या होगी, कम विलयशील या अल्प विलयशील होती। हो जाएगा इतना ही। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि यहां से इसमें कि हम जब श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं तो ये क्या होती है, हीमोग्लोबिन में क्या होती है, वो या रक्त में बहुत ज्यादा क्या होती है, विलयशील होती है। तो एक नोट का ध्यान रखना कि O2 जल की अपेक्षा रक्त में अधिक विलयशील होती है, विलयशील है, क्योंकि O2 हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल बना देती है, जो कि जल में क्या होता है, विलयशील होता है। आगे बात समझे में तो आता है कि O2 है, उसकी रक्त में विलयशीलता का कारण क्या होता है, क्योंकि ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन संकुल बना लेती है, जो जल में बहुत ज्यादा विलयशील होता है। फिर इसके बाद में विभिन्न गैसों का अवशोषण गुणांकक्रम, अवशोषण गुणांकक्रम, ये याद रखना, गुणांकक्रम, अवशोषण गुणांकक्रम का मतलब होता है विलेयता क्रम, और ये किस में देखा जाता है, जल में। ये ध्यान रखना, किस में देखेंगे हमें, जल में। तो जल में सबसे ज्यादा जो विलयशील होगी वो रहेगी NH3, HCl, SO2, H2S, CO2, H2S, CO2, एसिटिलीन, C2H2, H2O2, सॉरी H2 तो बहुत कम है, N2 होगा, सॉरी N2 नहीं, N2 बाद में होगा, O2, N। ओके, तो ये ध्यान रखना कि विभिन्न गैसों का विलेयता क्रम या अवशोषण गुणांक क्या रहेगा, NH3 सबसे ज्यादा विलयशील होगा जल में, फिर HCl, SO2, H2S, CO2, C2, H2 यानी कि एसिटिलीन, ये किसका फॉर्मूला होता है, एसिटिलीन, जिसको हम एथाइन भी कहते हैं। O2 और सबसे कम होगी N। हो जाएगा इतना ही। ये हो गया गैस की प्रकृति। नेक्स्ट आता है विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। थर्ड हो जाएगा इसमें विलायक में अन्य पदार्थों की उपस्थिति। देखो, अन्य पदार्थों की उपस्थिति होती है तो देखो, जब विलायक में
अन्य पदार्थ उपस्थित होता है तो स्वतंत्र विलायक अणु की संख्या कम हो जाती है, और कम होगी तो रिजल्टेंट क्या होगी, विलेयता भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यही है कि जब किसी विलायक में अन्य पदार्थ उपस्थित हो तो उस गैस की उस विलायक में विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र विलायक के अणुओं की संख्या कम हो जाती है। इतना ही ध्यान रखना बस। तो ये ध्यान रख लेना बस कि यदि हमारे पास एक तो शुद्ध विलायक और एक उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिले हुए हैं तो किस में ज्यादा होगी, शुद्ध पदार्थ में ज्यादा होगी, अन्य पदार्थ मिले हुए में कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें स्वतंत्र विलायक अणुओं की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये हो गया आपके। फिर इसके बाद में बात करते हैं ताप का। ताप का प्रभाव देखो, ताप का प्रभाव क्या होगा कि गैस प्लस द्रव, यानी कि गैसों की द्रव में विलेयता होती है, ये विक्रिया होती है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। यानी कि गैसों की द्रव में जो विलेयता है वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगी। अब आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, जैसे मान लो कहीं पे ये नाली वगैरह है, वहां पे बहुत ज्यादा बदबू वगैरह रहती है, तो उसके पास से गुजरते हैं तो वहां से भाप सी निकलती हुई नजर आती है, सॉरी नजर फील होती है। तो वो किसके कारण होती है, जब गैस उसके अंदर जो बदबू वगैरह पानी में विलेयशील होती है तो उसके साथ कौन सी विक्रिया दर्शाती है, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया दर्शाती है। अतः ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होगी तो ताप बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्यों? क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप गैस के अणु द्रव की सतह को छोड़ देते। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, यदि मान लो किसी जैसे पानी वगैरह है, अब बहुत दिन उसे इकट्ठा हुआ है किसी में, तो यदि अपन उसको गर्म करते हैं तो उसकी बदबू समाप्त हो जाती है। वो इसी सिद्धांत पे निर्भर करती है। ओके, ये क्योंकि ताप बढ़ाने पे जो गैस होगी उसके जो अणु होते हैं उसकी पृष्ठ को छोड़ के बाहर निकले जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है इसमें दाब का प्रभाव। ये हो जाएगा यहां से। नेक्स्ट लास्ट यहां से दाब का प्रभाव, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। दाब का प्रभाव क्यों? क्योंकि गैस के ऊपर अन्य की वजह से दाब वो सबसे ज्यादा वर्क करता है। तो देखो दाब का प्रभाव आपको पता है कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं गैस की विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि दाब बढ़ाने पर इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पे क्या होगा, इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास से कोई भी गैस सिलेंडर है, इसके अंदर में ये इसकी हो गई पिस्टन, इसमें क्या ये गैस है, कितने भी अणु, इसमें मान लो जितना भी आयतन है इस सिलेंडर का। अब अपन जैसे इसके ऊपर दाब डालते हैं, दाब डालने पे क्या होगा, पिस्टन नीचे की ओर आएगा तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, कम। पहले की अपेक्षा जो जितना आयतन था वो आयतन पहले की अपेक्षा घटकर क्या हो गया, कम हो गया। अब कम हो गया लेकिन गैस के अणुओं की संख्या तो उतनी की उतनी है, तो इकाई आयतन में गैस के अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, या कह सकते हैं घनत्व बढ़ जाता है, जिससे उस गैस के अणुओं की दारू में प्रवेश करने की दर बढ़ जाती है, जिससे गैस की दारू में प्रवेश करने की दर बढ़ जाती है। ओके, ये हो गया। अब देखो यहां से सर्वप्रथम गैस की विलेयता एवं दाब के मध्य
मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी नियम कहते हैं। ओके बताइए, ये हो जाएगा यहाँ से सर्वप्रथम गैस की विलेयता और दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध किसने देता है, हेनरी, जिसे हम क्या कहते हैं, हेनरी का नियम। कहने का मतलब ये है कि हम कितना दाब बढ़ाने पे गैस की विलेयता कितनी बढ़ती है या उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हेनरी ने बताया था। अब देखो हेनरी का नियम क्या है, वो देखो यहाँ से सबसे पहले हेनरी का नियम। देखो हेनरी ये कहता है कि किसी यानी कि स्थिर ताप पर किसी विलायक स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि हमारे पास सपोज गैस की विलेय यानी कि जो मात्रा है विलेय m/p, सॉरी m समानुपाती p, क्या हो जाएगा, m समानुपाती p। जब हम किसी समानुपाती चीज को हटाते हैं तो वहां पे स्थिरांक आता है, जो स्थिरांक हमने ले लिया kh। अब देखो जहां m क्या हो जाएगा, विलेयशील गैस की मात्रा, यहाँ p हो जाएगा आंशिक दाब और kh हो जाएगा हेनरी नियम। हो गया इतना ही। अब क्या होता है कि जो विलेयशील गैस की मात्रा है उसको हमें मोल पिन में रिप्रेजेंट करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है, हमें मोल पिन में रिप्रेजेंट करना है। तो मोल पिन में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि यदि विलेयता को मोल भिन्न के रूप में लेने पर, विलेयता को मोल भिन्न के रूप में यदि व्यक्त किया जाता है तो उसके अनुसार क्या होगा, किसी गैस का, ध्यान रखना, किसी गैस का आंशिक दाब उस गैस के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न की क्या होता है, समानुपाती। दाब हमारे पास P, आपको क्या करना है, यहाँ से क्या मोल, जो किसी गैस का आंशिक दाब है, हमें क्या करना है, यहाँ पे P समानुपाती x ये निकालना है। क्या निकालना है, P समानुपाती x निकालना है। तो उसके लिए देखो मोल भिन्न है, समानुपाती एक बार ऐसे लेते हैं, क्यों, क्योंकि जिस गैस का दाब जितना ज्यादा होगा उसका मोल भिन्न भी उतना ही ज्यादा होगा। आगे बात समझ रहे। तो देखो यहाँ से इसमें पहले आप क्या करना है कि मोल भिन्न को P के समानुपाती लेना, उल्टा लेना है इसको। अब जब इसका मोल ये समानुपाती चिन्ह देंगे तो क्या आएगा, Kp। अब यहाँ पे Kp होगा तो K इक्वल टू होता है 1/kh। K इक्वल टू क्या होता है, 1/kh। तो ये 1, सॉरी ये 1 और ये 2। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू, इसकी जगह यहाँ पे अपन लिखे x इज इक्वल टू लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1/kh p। तो ये आ जाएगा p इज इक्वल टू kh आ गया। तो हम कह सकते हैं p समानुपाती x, यानी कि किसी भी गैस का जो आंशिक दाब होता है उसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हमें प्रूव करना होता है। तो उसके लिए करते क्या है, इसको उल्टा इसलिए लिया जाता है कि यदि गैस का दाब जितना ज्यादा, किसी गैस के अंदर मोल भिन्न जितने ज्यादा होंगे उस गैस का उतना ही क्या रहेगा, दाब रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि P समानुपाती x। ये हो गए यहाँ से। तो ये हो गया आपके पास हेनरी नियम। तो हेनरी नियम क्या रहेगा, स्थिर ताप पर विलायक की इकाई आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। यानी कि किसी में यानी विलेयता जितना ज्यादा दाब बढ़ाएंगे उस विलयन की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी।
अब जो अकेला दाब भी काम नहीं करता, गैस की मात्रा भी निर्भर करती है। तो यदि गैस की जो मात्रा उसको यदि मोल बिन में रिप्रेजेंट करते हैं तो गैस की जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसका दाब उतना ही ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा दाब होगा उसकी विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम यहाँ से इसमें ये कह सकते हैं कि किसी भी गैस की, इससे कंक्लूजन ही निकालेंगे, तो किसी भी गैस की जो विलेयता होती है वो हेनरी नियतांक की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। यहाँ पे रख के देख लो, तो यहाँ पे रखते हैं, तो यहां से रखोगे तो यहां से के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से यदि इसको निकालते हैं तो के एच इक्वल टू पी अपॉन एम, एम क्या होगी विलेयता, तो एक दूसरे की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इतना हो गया ये। तो ये का हेनरी नियतांक, हेनरी नियम का जो लास्ट लो आता है वो क्या आ जाएगा, यहाँ से पी इक्वल टू के एच एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ से कुछ की पॉइंट है उसका अपन देख लेते हैं कि यदि हमारे पास यदि भिन्न भिन्न गैस है तो भिन्न भिन्न गैस के लिए के एच भी क्या होगा, भिन्न होगा। भिन्न भिन्न गैस के लिए के एच की वैल्यू भी क्या रहेगी, भिन्न भिन्न रहेगी। के एच हमेशा गैस की प्रकृति पे निर्भर करता है, नहीं हमेशा किसके ऊपर करेगा, गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा के एच है वो विलेयता का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यदि के एच का मान यदि अधिक होगा तो विलेयता क्या होगी, कम होगी। इतना हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और लेते हैं यहाँ से कि जब हम इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं पी और अक्स के बीच में, तो पी यहाँ से क्या होता है, अक्स की क्या है, समानुपाती है। पी क्या रहेगा, अक्स के समानुपाती रहेगा। तो जब हम पी व अक्स के बीच में ग्राफ खींचते हैं, पी आंशिक दाब और मोल बिन के बीच में ग्राफ खींचते हैं, तो जब किसी का ग्राफ समानुपाती आता है तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका जो ढाल है वो किसके बराबर होता है, के एच के बराबर होता है। आगे बात समझ में क्या, ये और जो ये किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा। क्या हो जाएगी यहाँ से, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधा पी अपॉन एक्स, पी अपॉन एक्स। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि जब हम गैस के मोल बिन और आंशिक दाब के मध्य ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल हेनरी नियतांक के बराबर होता है। ओके बेटे, ये इतना हो गया। तो ध्यान रखना कि इसके बीच में क्या संबंध होगा, तो दोनों एक दूसरे की क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। इतना हो गया। अब कहते हैं हेनरी नियतांक की कुछ सीमाएं होती है, तो वो देखते हैं। वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार है, ये थोड़ा लार्ज क्वेश्चन है। अब उसके बाद में जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है क्वेश्चन इसमें से, वो है हेनरी नियतांक की सीमा, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी नियम की सीमाएं। देखो बेटा क्या होगा, सीमाएं क्या होगा कि यहाँ पे हेनरी नियम कहाँ पे लागू होता है, कहाँ पे नहीं होता। फर्स्ट है कि ताप बहुत अधिक न हो, ताप क्या न हो, बहुत अधिक न हो। दूसरा, दाब बहुत अधिक न हो, क्योंकि यदि आपने दाब बहुत ज्यादा कर दिया तो गैस वो अपने आप ही द्रव में बदले जाएगी। फिर तीसरा आता है कि जो भी हमारे पास विलयन है, गैस है, गैस की विलायक में आणविक अवस्था, गैस की विलायक में आणविक अवस्था अपरिवर्तित होनी चाहिए। आणविक अवस्था का मतलब होता है कि उसके साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। दैट मीन्स कोई क्रिया नहीं, क्योंकि यदि आपने क्रिया कर ली तो आणविक अवस्था बदल जाएगी नहीं, दूसरा कंपाउंड भी बदल जाएगा। तो कोई क्रिया नहीं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, क्वेश्चन आता है जैसे HCl एवं अमोनिया का जल में विलेयता की, जल में विलेयता पर हेनरी नियम लागू नहीं होता। क्यों?
क्योंकि HCl और NH3 दोनों इसके साथ क्रिया कर लेती है। तो HCl तो आयनित हो जाती है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बदल जाती है, तो अमोनिया गैस नहीं रहेगी। बल्कि ये जबकि बेंजीन में लागू है, बेंजीन में क्या है, लागू। क्यों? क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय है, कार्बनिक विलायक है और ये कैसे अध्रुवीय है, तो इसके साथ ये कोई क्रिया नहीं करता। अतः ये सीधा कहना है कि जो गैस, यदि आपको हेनरी नियम देखना है तो ऐसी गैस लेनी है जिसकी जो कि विलायक के साथ कोई क्रिया ना करे, हो जाएगा। लास्ट है इसके अंदर कि विलयन की विलेयता कम होनी चाहिए, कि गैस की विलेयता क्या हो, कम हो, यानी कि आसानी से क्रिया नहीं करे। यदि उसने आसानी से क्रिया कर ली तो दाब का कोई प्रभाव नहीं होगा। गैस की विलेयता कम हो अर्थात विलयन कैसा हो, तनु हो, विलयन कैसा हो, तनु होना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। हो गया इतना ही, यानी कि गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। ये हो गया इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो ये ध्यान रखना है, ये बहुत बार रिपीट हुआ हर क्वेश्चन में। ये 1 से 2 मार्क्स का, यानी 1 से 2 नंबर का वो अलग अलग पूछा जाता है कि 1-2 पूछता है तो उस पर डिपेंड करता है। 1 से 2 नंबर का मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर हेनरी नियम के अनुप्रयोग की हम इसको कहाँ यूज करते हैं। अपनी डेली लाइफ में हेनरी नियम बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखो इसमें फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें हेनरी नियम के अनुप्रयोग। हेनरी नियम के अनुप्रयोग जो कहाँ यूज होता है। फर्स्ट आता है कि जो कोल्ड ड्रिंक है, पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ होते हैं, उनको उनमें CO2 उच्च दाब पे भरी जाती है, जिसके कारण उसकी विलेयता बढ़ जाती है। देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खोलते हैं तो उसको स्लोली खोलते हैं, एकदम से खोलते हैं तो वो पूरी की पूरी है वो बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें CO2 उच्च दाब पे भरी जाती है। हो गया इतना। दूसरा है कि यदि बदबूदार यदि पानी है तो इसको गर्म करने पे गैस क्या होगी, बाहर निकल जाती है। यानी कि जो यदि किसी में बदबू वगैरह आ रही है पानी वगैरह में, तो यदि उसको हम उबाल लेते हैं तो गैस है वो इस जल है उससे बाहर निकल जाएगी और जो पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। थर्ड आता है कि जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र, कौन सा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र को हम क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई वाले जो स्थान है, ऊंचाई वाले स्थान, वहां पे ऑक्सीजन का आंशिक दाब क्या रहता है, आंशिक दाब कम होता है, यानी कि वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण वहां के स्थानीय निवासी या आरोहक, आरोहक का मतलब जो पर्वतारोही होते हैं जो वहां पे चढ़ते हैं, उनमें ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी। और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वे कैसे हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं और सोचने की क्षमता कम हो जाती है, कमजोर हो जाएंगे और सोचने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसे हम एनोक्सिया रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं, जिसे हमें एनोक्सिया रोग कहते हैं। इसी कारण जो पहाड़ी वाले, जो ऊंची स्थान वाले, जो एरिया वाले जो भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा क्रूर होते हैं, यानी कि उनमें ऐसे दया जैसी कोई भावना बहुत ही कम होती है। अब हो गया इतना। फिर आता है फोर्थ, यहां से इसमें आता है कि समुद्र जो गोताखोर होते हैं, जैसे ही समुद्र में जाते हैं, समुद्र में जाने पे वहां का वाष्प दाब, गैसों का आंशिक दाब क्या होगा, बढ़ जाता है, आंशिक दाब बढ़ेगा। और जब आंशिक दाब बढ़ता है तो विलेयता बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो सतह पर आते हैं, सतह पे आने पे क्या होगा, दाब क्या होगा, कम, और दाब कम होगा तो गैस से बाहर निकलती है। और जैसे गैस से बाहर निकलती है
केशिकाओं में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। केशिकाओं में क्या कहते हैं, नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं, जो कि अवरोध उत्पन्न करते हैं। जो क्या करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं। इस रोग को कहते हैं बैंड। और इसमें होता क्या है, शरीर अकड़ जाता है। क्या होगा, शरीर अकड़ जाता है, या कह सकते हैं टेढ़ापन आ जाता है। इसको दूर करने के लिए हम उसके अंदर हीलियम युक्त तनु विलयन गैस का उपयोग करते हैं। तो उसका सिलेंडर है, उसका रेशियो क्या होता है वो ध्यान रख लेना। इसके अंदर जो हीलियम होती है, हीलियम जो रहेगी वो रहेगी 11.7%, 56.2% नाइट्रोजन होगी, और 32.1% क्या होती है, ऑक्सीजन। ये ध्यान रखिए कि जो गोताखोर जो गैस टैंक यूज करते हैं उसमें हीलियम कितनी परसेंट रहेगी, 11.7% रहेगी, नाइट्रोजन 56.2% होती है, और ऑक्सीजन कितनी होती है, 32.1%। तो ये हो गए हेनरी नियम के अनुप्रयोग। इनमें सबसे ज्यादा ये ध्यान रख लेना कि एनोक्सिया क्या होगा, और गैस टैंक का सूत्र क्या होता है, और बैंड रोग क्या होता है। बस इतना ध्यान रख लेना, ये हो जाएगा इसका हेनरी नियम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि नहीं आया या किसी भी पॉइंट में यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जिसको मैं जल्दी सॉल्व कर दूंगा। और यहाँ पे हम जो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं बहुत ज्यादा डीप से ले रहे हैं, और बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये जो पॉइंट है उसको हमने ऊपर से बता दिया कैसे क्या सेम वैसे चल रहा है जैसे हम क्लास में पढ़ाते हैं। और आपको वैसे ही इसको जितने भी टॉपिक हो चुके हैं, जितने भी लेसन के स्टार्टिंग से आपको उनको पढ़ना है और लास्ट तक बने रहना है, तो उसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ये नहीं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ लिया कल वो पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। आप यदि मान लो बीच में जुड़े हो तो उसको बीच में जुड़े हो तो आपका जो कोई भी लेसन स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट वीडियो से देखना है और लास्ट तक उसके साथ बने रहना है, तभी आप उसको पूरा फायदा ले पाओगे। ओके, तो ये हो गया अपने आंशिक दाब, ये हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। यदि आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिसके कारण जो कोई भी यदि वीडियो आता है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ओके।